श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। मेरी दृष्टि में उस व्यक्ति का बहुत मूल्य है जो सत्य की खोज करता है। जो केवल लकीर को देखता है और उसी को मानकर चलता है, उसे आदमी तो माना जा सकता है पर सत्य की खोज करने वाला नहीं माना जा सकता। और जितना विकास होता है सत्य की खोज के द्वारा होता है। विज्ञान ने भी जो विकास किया है सत्य की खोज की है और उसके आधार पर नए नए निर्माण किए हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि आदमी रसोई खाता है तो कभी किसी ने खोज की है सत्य की, तभी तो रसोई खा रहा है। यह सत्य की खोज की कि गेहूँ खाओ, बाजरा खाओ, पेट भी भरेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये खोज की कि व्यंजन खाओ, साथ में थोड़ा धनिया भी, थोड़ी हल्दी भी, थोड़ा नमक भी, ये बेस्वाद, ये सब खोज की है तभी तो चल रहा है। जो नहीं जानता वह रसोई बना ही नहीं सकता। ये परंपरा से खोज चलती रही है। सत्य दो प्रकार का होता है, एक सामयिक सत्य और एक शाश्वत सत्य। सामयिक सत्य, आज की ज़रूरत, आज किसी बात को खोजा और कल उसकी ज़रूरत नहीं रही, बात समाप्त हो गई। कोई भी व्यक्ति बाज़ार में जाता है और समाचार पत्र को लाता है, पढ़ता है, रख देता है, और वही व्यक्ति जाता है और अपनी लाइब्रेरी या जिला लाइब्रेरी या यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के लिए कोई रिसर्च स्कॉलर की पुस्तक लाता है, चाहे विज्ञान की, साइंस की, फिलॉसफी की, किसी भी विषय की, तो आज पढ़ी और कल समाप्त रख देगा। ऐसा नहीं होता, उसे संजोकर रखता है, अपनी पुस्तकालय में, ग्रंथालय में रखता है, क्योंकि उसका मूल्य ज़्यादा है। सामयिक मूल्य नहीं है, उसका दीर्घकालिक मूल्य है। और जो एक शाश्वत मूल्य होता है, त्रैकालिक मूल्य, अतीत में भी उपयोगिता, आज भी उपयोगिता और भविष्य में भी उपयोगिता होगी। ये त्रैकालिक सत्य वह सबसे ज़्यादा कल्याण करने वाला, समाज का उन्नयन करने वाला होता है। तो मानता हूँ अणुव्रत है, ये त्रैकालिक सत्य है। ये कोई सामयिक सत्य नहीं है, आज की समस्या के लिए नहीं है, क्योंकि यह समस्या अनैतिकता की समस्या अतीत में भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, मिटने वाली नहीं है। क्योंकि जब तक मनुष्य में काम है, क्रोध है, लोभ है,
संग्रह की मनोवृत्ति है, सुविधा की मनोवृत्ति है, बड़प्पन की मनोवृत्ति है, प्रदर्शन की मनोवृत्ति है, तब तक अनैतिकता कभी मिट नहीं सकती। किंतु अनैतिकता रहती है तो उससे समाज अच्छा नहीं रहता। हर आदमी दुखी भी होता है, तब वह उपाय खोजता है कि अनैतिकता को कम किया जाए, कम किया जाए। हर आदमी समझदार उपाय खोजता है कि कैसे क्या करूं जिससे कि अनैतिकता न हो। छोटा बच्चा भी समझदार होता है। एक छोटा बच्चा दादा के पास आया और बोला, दादाजी आपके जो दांतों की जोड़ी थी और वह आपने ठीक कराने के लिए वहाँ भेजी थी, आ गई या नहीं? उसने कहा, अरे क्या तुझे क्या मतलब है कि मुझे मतलब है? कि नहीं आई तो लो ये 20 बादाम मैं बाहर जा रहा हूँ, आप पास में रख लें। वह जानता है, मन में सोचता है कि दांतों की जोड़ी ठीक है और 20 बादाम देकर जाऊं, दादाजी खा जाएंगे, वापस मिलेंगे ही नहीं। तो पहले भी सोच लेता है, समझदारी से काम करता है कि क्या करूं, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में यह नैतिकता और अनैतिकता का प्रश्न जाने अनजाने बना रहता है। तो आप ये स्वयं अनुभव करें कि नैतिकता, चरित्र ये शाश्वत सत्य है। इसकी अपेक्षा समाज को रहती है। जब तक 1 से 2, इसका मतलब नैतिकता की जरूरत। अकेला है तो नैतिकता की कोई प्रश्न नहीं होता, नैतिकता शब्द भी नहीं आता। जहाँ 2 हो गए तो फिर प्रश्न होता है कि मैं इसके साथ ये करूं, ये क्या करेगा, इसको मैं अभी अपना लाख रुपया देकर जाऊं, वापस देगा या नहीं देगा, मैं इसे ये चीज़ लेता हूं, ये शुद्ध है या नहीं है। ये सारे प्रश्न द्वंद्व में पैदा होते हैं और हमारी द्वंद्वात्मक दुनिया में ये सारे द्वंद्व के प्रश्न होते हैं। तो जहाँ 2 मिले वहाँ नैतिकता का जन्म हुआ। कभी नैतिकता के बिना हम अच्छी तरह 2 साथ में नहीं रह सकते, साथ में रह नहीं सकते। साथ में तभी रह सकते हैं जबकि नैतिकता है, अन्यथा बड़ी कठिनाई है। आदमी गया और स्टेशन पर गया, रेल आई, डिब्बे पर चढ़ा और देखा कि सीट पर एक बहुत मोटा ताज़ा आदमी बैठा है। तो अब मन में अगर सद्भावना होती तो सत्कार से बोलता, और मन में सद्भाव नहीं था तो बोला, क्या यह डिब्बा हाथियों के लिए रिजर्व है? तो जो बैठा था बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, आ जाओ, गधे भी बैठ सकते, यहाँ गधों के लिए भी स्थान है। ये अनैतिक व्यवहार क्यों होता है कि हम 2 की मर्यादा को नहीं जानते कि 2 के साथ जहाँ 1 से दूसरा है कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये इसको चाहे व्यवहार विज्ञान कह दें, चाहे बिहेवियर साइकोलॉजी, व्यवहार का मनोविज्ञान कहें, और चाहे इसको एक मोरल साइंस कुछ भी कहें, जहाँ भी 2 है, 2 से ज़्यादा है, वहाँ नैतिकता की जरूरत अवश्य होगी। आचार्य तुलसी जो एक शाश्वत सत्य के उद्गाता थे, वे सामयिक सत्य को भी बहुत कौशल के साथ चलाते थे, किंतु उसके पीछे शाश्वत सत्य के खोज करने वाले, उद्गान करने वाले
और निरूपण करने वाले महान आचार्य थे। उन्होंने अनुभव किया कि राष्ट्र आज़ाद हो रहा है। अब तक गांधी के साथ रहे, संयम की बात सुनते रहे, उनके प्रभाव में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके ऐसो आराम या पैसे की दुनिया में। किंतु जब अब राष्ट्र गांधी चले गए, राष्ट्र आज़ाद हो गया, अब तो सत्ता की दौड़ और धन की दौड़ चलेगी। उस स्थिति में अगर एक कोई नैतिकता का दृष्टिकोण सामने नहीं होगा तो राष्ट्र में आर्थिक विकास, भौतिक विकास तो हो जाएगा, एक पैर तो मजबूत हो जाएगा किंतु दूसरा पैर लंगड़ा रह जाएगा। आज मुझे लगता है कि एक दृष्टि से मैं राष्ट्र को देखूं तो लंगड़ापन लग रहा है। एक पैर तो बहुत मजबूत हो रहा है, आर्थिक पैर, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, बैंक, विदेशी मुद्रा आदि आदि, जिसके आधार पर कहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व के नक्शे पर आ गया और आर्थिक विकास में अग्रणी बन रहा है। एक पैर तो बहुत मजबूत बन गया। दूसरी ओर देखें कि भ्रष्टाचार, अनैतिकता, छल कपट, दगा, ठगी, ये सारे पक्ष को देखें तो लगता है कि दूसरा पैर लड़खड़ा रहा है, लंगड़ा हो गया है, बिल्कुल कमज़ोर हो गया नैतिकता के अभाव में। सब लोग जानते हैं, पढ़ने वाले जानते हैं कि जहाँ बड़ी बड़ी जो ये सर्विस कंपनियाँ और दूसरी हैं, सर्वे करने वाली कंपनियाँ हैं, सर्वे करती हैं, तो भ्रष्टाचार की पूरे विश्व की सूची बनती है, उसमें हिंदुस्तान का नाम अच्छा खासा आता है। हिंदुस्तान भ्रष्टाचार की सूची में बहुत अग्रणी है, पीछे नहीं है। तो एक और तो ये विकास है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार की सूची में हिंदुस्तान का भी बड़ा अच्छा स्थान। तो क्या आप नहीं मानेंगे कि एक पैर, एक हाथ तो बहुत मजबूत हो रहा है और एक पैर और एक हाथ बहुत कमज़ोर हो रहा है। इस सारी स्थिति को ध्यान में रखकर एक महान भविष्य दृष्टा या युग दृष्टा आचार्य तुलसी ने यह अणुव्रत का कार्य शुरू किया था। बहुत लंबा इतिहास मेरे सामने है कि यह कार्य व्यापारियों में चला, किसानों में चला, मजदूरों में चला, राजनेताओं में चला, साहित्यकार पत्रकारों में चला। और जब पहले चुनाव हो रहे थे तो चुनाव आयोग में भी बड़ा आयोजन अणुव्रत का हुआ। सुकुमार सेन उस समय के पहले जो चुनाव के अधिकारी, और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी, उस समय जनसंघ, कांग्रेस आदि आदि सभी पार्टियों ने भाग लिया। और आचार्यवर ने कहा, आचार्यवर ने जो कहा उस आधार पर उन पार्टियों ने भी एक परिपत्र बनाया था और उसमें कम्युनिस्ट भी बराबर योग दे रहे थे कि बहुत आवश्यक है। एक तीव्र गति से चला था, किंतु यह एक स्वाभाविक है कि नहर जहाँ से शुरू होती है पानी का वेग बहुत होता है और चलते चलते गति मंद हो जाती है, वहाँ लिफ्ट देनी होती है। मैं यही कह रहा हूँ कि अणुव्रत का काम तो चल रहा है, अब वह पानी का वेग थोड़ा थोड़ा चलते चलते नहर का वेग कम हो गया, अब लिफ्ट देने की जरूरत बहुत आवश्यक है, क्योंकि बराबर लिफ्ट मिलती रहे तो पानी का वेग वैसा रहेगा और अच्छी सिंचाई हो सकेगी। बहुत आवश्यक है। मैंने इसीलिए इस बार महाश्रवण से भी बहुत चर्चा की
कार्यकर्ताओं से चर्चा की। अब अणुव्रत को वेग देना बहुत ज़रूरी है, और आज तो बहुत ज़रूरी है। आज क्योंकि आज तो ऐसा युग आ गया, मुझे याद है कि अणुव्रत ने मिलावट विरोधी अभियान बहुत चलाए, मिलावट विरोधी। अब आचार्य वर्त तो आज विद्यमान नहीं, अगर आचार्य तुलसी विद्यमान होते तो मैं उनसे भी प्रार्थना करता कि गुरुदेव, कभी तो मिलावट ये मसालों में होती थी कि हल्दी में मिलावट कर दी और मसाले में मिलावट कर दी, आटे में मिलावट कर दी, ये छोटी मोटी बात थी। आज तो मिलावट इतनी भयंकर होने लग गई कि नकली दूध भी मिलता है, नकली घी भी मिलता है, और नकली आदमी भी मिलता है, रोबोट भी बन रहे हैं, नकली आदमी, सारी मिलावट हो रही है। तो आज तो इसको तीव्र वेग देने की आवश्यकता है, गति देने की आवश्यकता। तो कम से कम सामने एक प्रतिरोधी तो रहे। अणुव्रत का काम है प्रतिरोधी शक्ति के रूप में उपस्थित रहना, अंधकार एकाकार न हो। आचार्य तुलसी से बहुत बार पूछा गया कि आचार्य जी, क्या आप अनैतिकता को समाप्त कर देंगे? तो आचार्यवर का उत्तर होता था कि मैं नहीं मानता कि अनैतिकता समाप्त हो जाएगी, पर कम से कम एक प्रतिरोधी शक्ति तो सामने होनी चाहिए। वह तो हो। आप भी जानते हैं कि हमारे शरीर में जहाँ रोग पैदा होते हैं तो रोग निरोधक शक्ति भी हमारे शरीर में विद्यमान है। शरीर में रोग होते हैं और शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति एक एंटीबॉडी होती है, और हमारा रेजिस्टेंस पावर जितना मजबूत है तो रोग उतना कमज़ोर हो जाएगा या चला जाएगा। आज समाज में उसका अभाव है। अनैतिकता तो है पर कोई एंटीबॉडी नहीं है, उसका कोई इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत नहीं है, रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं है। अगर आप अणुव्रत को समझने का प्रयत्न करें तो ये करें कि समाज में व्याप्त होने वाली बुराइयों के लिए अगर कोई प्रतिरोधात्मक शक्ति है, कोई एंटीबॉडी है, उसका नाम है अणुव्रत। तो अणुव्रत वह शक्ति है, उसका उपयोग करना है। तो अब हम चिंतन करें, हम भी कर रहे हैं, अणुव्रत महासमिति के कार्यकर्ता भी करें, ये चिंतन करें, और अणुव्रत से जुड़े हुए अणु विभाग के और सब लोग चिंतन करें, अणुव्रत न्यास वाले भी चिंतन करें कि अणुव्रत को इतना प्रभावशाली और एक ऐसी प्रतिरोधात्मक शक्ति पैदा करना है कि बुराई करने वालों को भी सोचना पड़े कि हाँ भाई, हम कर तो रहे हैं, पर एक शक्ति ऐसी है जो हमारे लिए समस्या भी पैदा कर सकती है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।